बिल्कुल सही बात है, पर आप रिस्पॉन्स थोड़ा चेक कर रहे हो उसका, रिस्पॉन्स चेक कर रहे हो तो आगे की स्टेप की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्स चेक कैसे करते हैं? अब किसी को अगर सो रहा है कि जाग रहा है उसका सीधे सांस चेक करके चेक करते हो? पल्स पे चेक करते हैं ना। वो चेक करो, उससे पहले चेक तो करो कि डिक्लेयर कर दिया है। तो आप ये देख रहे हो कि वो जाग रहा है, मतलब क्या बोल रहे हैं, बेहोश हुआ है कि सो रहा है ओवरनाइट ड्यूटी करके। तो क्या वो हिलाते हैं, थप्पड़ ऊपर मारते हैं और क्या करते हैं, बाल खींचते हैं, और बहुत जिद्दी टाइप का निकला तो जूते निकालते हैं, और फिर जो एक हफ्ते पहले धोए थे वो सुंघाते हैं, आया ना। पर ऐसा इसमें से करना कुछ भी नहीं है। उसमें करना होता है, अभी आपको दिखाऊंगा, इसमें करना होता है टैप एंड शाउट। टैप एंड शाउट मतलब क्या होता है, कंधे पे जो कंधा वाली हड्डी जो है उसको कॉलर बोन बोलते हैं, यहाँ पे जोरदार तरीके से थपथपाओ और उसको बुलंद आवाज में पुकारो। तो अभी के लिए समझते कि इसका नाम पवन है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उसके बाजू में आके मैं पहले बैठ जाऊंगा और मैं बोलूंगा पवन, पवन तू ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसके कंधे पे जोरदार तरीके से थपथपाया है, आराम से नहीं किया है, थपथपाओ और बहुत जोरदार आवाज से उसको पुकारो। अगर मान लो अगर व्यक्ति अगर सच में सो रहा होगा तो तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसका, राइट। अगर वो बेहोश है तो फिर कुछ करना पड़ेगा, और क्या करना होगा अब वो मैं आपको स्टेप दिखाता हूँ। तो प्लीज थोड़ी देर खड़े रहिएगा प्लीज। ये होते हैं कुछ 7 स्टेप्स, राइट। तो ये 7 स्टेप्स क्या बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इसमें यहाँ पे रख रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या, ये 7 स्टेप जो है वो सीपीआर के होते हैं, यही आपको याद रखने होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, चेक रिस्पॉन्स टैप एंड शाउट। तो टैप एंड शाउट मतलब कंधे पे थपथपाओ और जोरदार आवाज से पुकारो। इतना क्लियर है? तो मान लीजिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, अगर रिस्पॉन्स मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, उससे बातें कीजिए, भाई क्या हुआ था, सब ठीक था, बराबर है। लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, स्टेप 2 पे जाओगे। स्टेप 2 क्या है, सब साथ में पढ़िए, सबको साथ में पढ़ना है इस चीज में। और क्या बताएंगे एम्बुलेंस को, 3 चीजें बताएंगे, नेम, लोकेशन, टाइप ऑफ इंजरी, यानी नाम, जगह और इंजरी बताएंगे। आप किसका नाम बताओगे, आपका नाम, क्योंकि एम्बुलेंस आप बुला रहे हो। आप जगह किसकी बताओगे, आपकी खुद की, यहाँ पे हुआ है। और इंजरी मतलब क्या बताओगे, वो व्यक्ति बेहोश हो गया है, उसका शायद सर फट चुका है, खून वो निकल रहा है, हड्डी टूट चुकी है, जो आपको दिख रहा है उसके साथ वो एम्बुलेंस वालों को बताइए। इतना करके एम्बुलेंस को आने में कुछ टाइम लग सकता है। तो जब तक आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 3rd स्टेप पे जा सकते हो। इसका मतलब है क्या है, आप उसका पल्स और ब्रीदिंग चेक कर सकते हैं। कौन सा पल्स चेक करेंगे आप, कौन सा पल्स चेक करेंगे आप, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, गले वाला। मैंने बताया ना बेभान व्यक्ति का आपको ये चेक करना है। तो आपने उस बंदे ने आपको रिस्पांस नहीं दिया है, क्या बोलते हैं, अरे हाँ वाह बेटी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो आपने क्या किया, वो व्यक्ति बेहोश पड़ा है ना, अब आपने चेक कंफर्म कर लिया, आपको रिस्पांस नहीं दिया, तो आप उसका पल्स और ब्रीदिंग दोनों साथ में 5 से 10 सेकंड के लिए चेक करेंगे। तो करेंगे क्या, आपको सिखाया था, 2 उंगली लेके आपके साइड पे उसके गले पे हाथ रखिए, गर्दन पे हाथ रखिए, छाती पे हाथ रखते हुए आप उसका 1 2 3 9 10, मेरी गिनती खराब नहीं है, मैंने अभी के लिए स्किप किया है, बाद में सिखाऊंगा, राइट। तो क्या किया मैंने, 5 से 10 सेकंड के लिए उसकी पल्स और ब्रीदिंग मैंने चेक किया। अब यहाँ पे 2 चीजें क्या है, या तो पल्स और ब्रीदिंग मिल जाएगा तो आप कुछ करोगे, और नहीं मिलेगा तो कुछ आप करोगे। अगर मिल जाता है तो आप क्या करोगे, आप उस बंदे को रिकवरी पोजीशन में डाल दोगे। और अगर पल्स और ब्रीदिंग नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, आप सीपीआर स्टार्ट करोगे। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि मान लो पल्स और ब्रीदिंग मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर चल रहा है, तो आप उसको डाल दोगे रिकवरी पोजीशन में। और रिकवरी पोजीशन होता क्या है, उस बंदे को आप उसके उल्टे हाथ पे उसके उल्टे हाथ पे सुला दोगे। और सुलाने के बाद क्या करना, सिर्फ मुंह ऊपर करके हाथ नीचे कर देना, तकिया लगाते ना इस तरीके से करके मुंह खोल देना है, ताकि वो सांस आराम से ले सके। ये होता है रिकवरी पोजीशन। लेकिन क्यों देना है ऐसा, आपको कुछ कारण है कि ऐसे ही, ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए देना है, कारण है ब्रीदिंग अच्छा से नहीं, वो चल रहा है वैसे, चलिए दिक्कत नहीं है। उसका कारण है एक पिक्चर और एक वीडियो। पिक्चर ये है, और ये क्या बोलता है कि आपका चेहरा है, यहाँ से 20 से काटा है और आपको अंदर से दिखा रहे हैं। मेरे साथ हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। ये आपका मुंह है, हाँ या ना, यहाँ से आप खाना खाते हो, यहाँ से आप सांस भी लेते हो, हाँ या ना, ना अब मुंह सांस लेते हो आप,
नहीं लेते मुंह से सांस? मुझसे सांस लेते हैं ऐसा। अरे पर लेते तो हुई ना। ये आपका नाक है, ये आपका नाक है। हाँ। क्या सब खाना खाते हो? नहीं। क्या सब सांस लेते हो? हाँ। ये आपकी जबान है। तो क्या होता है जब खाना मुंह से जाता है तो वो नीचे गले पे आता है, तो उसके पास अली बाबा के दो रास्ते होते हैं, या तो वो सांस की नली में जाएगा या तो वो खाने की नली में जाएगा। तो उसको कैसे पता कि उसको कहाँ जाना है? उसको आपने बोल के भेजा था कि आज तू सांस की नली में न जाते हुए खाने की नली में जाना। उसको दिमाग दिया गया है कि नहीं आज तो मैं यहीं जाऊंगा, तो उसको कैसे पता मुझे कहाँ जाना है? उसके लिए ऊपर वाले ने एक हवलदार बिठाया उस जगह पर। उस हवलदार का नाम है एपिग्लॉटिस, और वो हवलदार क्या करता है? ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है। तो होता क्या है कि जब खाना मुंह से आता है तब ये एपिग्लॉटिस जो है इसको धक्का देता है। इसको धक्का देगा तो ये यहाँ से ये कवर को बंद कर लेगा। ये है सांस की नली, ये है खाने की नली। तो इसको ये धक्का देगा, ये हो जाएगा बंद, और खाना सरकते हुए पीछे से खाने की नली में सीधा चला जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब एक वीडियो है इस चीज का, एक बार वीडियो देखते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये खाना है जबान, ये सांस की नली और एक खाने की नली। ये खाना आया एपिग्लॉटिस। ये है वो हवलदार, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये दरवाजे की तरह ये सांस की नली जो है इसको क्लोज करता है जब खाना आता है। ये खाना आया तो धक्का दिया, ये खाने की नली में, अब वापस खाना आया और ये गया किधर? अब क्या होगा? अब क्या होगा? हंसी आएगी। हाँ, अभी हुआ क्या? सरक गया। वापस शुरू करेंगे। निकलेगा क्या? किधर गया? तो कहने का क्या मतलब है कि बुजुर्ग लोग बोल के गए थे कि खाते समय कुछ नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बोलना नहीं चाहिए। और हम लोग माने? नहीं। ऊपर वाले को कहता था कि इंसान जिद्दी है वो नहीं मानेगा, तो उसने क्या किया? एक प्रोसेस बनाया जिसको बोलते हैं खांसना। तो जब कुछ अगर अंदर कुछ सांस के साथ अगर चला जाता है तो इंसान खांस के उसको बाहर निकाल सकता है। तो कहने का क्या मतलब है? ये जो हमने पूरा प्रोसेस देखा ये वाला पूरा बंद होने का, खाना जाने का, ये उसमें चालू है जो व्यक्ति है होश में। ये पूरा प्रोसेस जो है वो बंद है, ठप है जो व्यक्ति है बेहोश। तो सर ने आपको ऑलरेडी बताया था फ्रैक्चर के टाइम पे कि मुंह से उस व्यक्ति को कुछ नहीं देते जो सर्जरी में जाता है, क्योंकि उसको सुंघाते हैं। और मान लो उस व्यक्ति ने अगर रिएक्शन किया और भरे पेट है तो पेट का सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा? उल्टी। उल्टी क्या होगा? खाने की नली से मुंह में आएगा और मुंह के आके वापस से पीछे लौट के जाएगा। अब पीछे लौट के जाएगा कहाँ? सांस की नली में, क्योंकि वो हवलदार तो काम कर ही नहीं रहा है। तो अभी तक सांस लेने का तकलीफ नहीं था, अब सांस लेने का तकलीफ बढ़ चुका है। लेकिन इस पोजीशन में डालने का फायदा क्या है कि पहले तो पेट जो है आपका नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट में होता है, तो वैसे भी चीजें ऊपर लौट के नहीं आएंगी। लेकिन मान लीजिए अगर लौट के आ भी गई तो आपने मुंह खोला है ना, यहाँ से सब कुछ साइड से बाहर निकल जाएगा, तो ये व्यक्ति को सांस लेने का तकलीफ नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? ये होता है रिकवरी पोजीशन। डन? समझ में आ गया इतना? तो जब पल्स और ब्रीदिंग मिल जाता है तो आप व्यक्ति को दोगे रिकवरी पोजीशन, और अगर पल्स और ब्रीदिंग नहीं मिलता है तो आप स्टार्ट करोगे सीपीआर देना। अभी सीपीआर के अंदर तीन स्टेप होते हैं, जिसमें पहला होता है छाती का मध्य ढूंढना, राइट? तो उसमें होता क्या है कि छाती का मध्य ढूंढना है, सेंटर ऑफ चेस्ट ढूंढने का एक तरीका होता है जिसमें आपको दो लाइन बनानी होती है। कितनी लाइन बनानी होती है? दो लाइन बनानी। कौन सी दो लाइन होती है? एक होता है नाक से नाभि, दूसरा लाइन होता है निपल से निपल लाइन। ये दोनों जहां मिलती है ना, इंटरसेक्ट करती है, वो जहां इंटरसेक्ट किया वहां है आपका सेंटर ऑफ चेस्ट, और उसके एग्जैक्टली पीछे है आपका दिल। वहीं पे आपको हाथ रखना है और वहीं पे आपको कंप्रेशन यानी दबाव देना शुरू करना है। इतना क्लियर हो गया? ये होता है नाक से नाभि, निपल से निपल लाइन। इतना समझ में आ गया? लेकिन ये व्यक्ति का सेंटर ऑफ चेस्ट यहाँ पर है, लेकिन छाती दबाऊं कितने अंदर दबाऊं? 2 से 2.4 इंच। ये याद रखिएगा, 2 से 2.4 इंच की आपको छाती दबानी होती है। 2 से 2.4 इंच की छाती आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आपको इसमें मालूम पड़ेगा कि कितने गहराई तक छाती दबानी होती है। लेकिन दबाओगे कितनी बार? 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट, यानी 1 सेकंड में 2 बार आपको छाती दबाना है। 1 सेकंड में 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 इस तरीके से आपका कंप्रेशन चलना चाहिए। तो जब आप ये दोनों चीजें जब कर पाओगे ना, तब एक्चुअली आप उसको सीपीआर देने में मदद कर रहे हो, वरना सिर्फ आप तसल्ली दे रहे हो खुद को कि मैं सीपीआर दे रहा हूँ, तो वो होना चाहिए नहीं। तो इन दोनों की चीज को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। इतना क्लियर हुआ? तो ये दो चीजें जो है आपको 2 मिनट तक करना है। कितने मिनट तक करना है? यानी आपको 2 मिनट तक 2 से 2.4 इंच की छाती दबाते हुए 100 से 120 कंप्रेशन देना है 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद क्या करोगे? वापस चेक करोगे पल्स और ब्रीदिंग, हो सकता है चालू हो जाए। तो पल्स और ब्रीदिंग अगर मिल जाएगा तो क्या करोगे? फिर रिकवरी मशीन में डाल दोगे। लेकिन मान लो अगर नहीं मिला तो क्या करोगे? वापस सीपीआर स्टार्ट करोगे। फिर 2 मिनट के लिए आप ये दोनों चीजें करोगे और 2 मिनट बाद वापस से आप उसकी पल्स और ब्रीदिंग चेक करोगे। हो सकता है मिल जाए तो क्या करोगे? रिकवरी रिकवरी डाल दोगे। अगर नहीं मिले तो क्या करोगे? वापस सीपीआर स्टार्ट करोगे। फिर से 2 मिनट के लिए आप ये स्टार्ट करोगे और 2 मिनट में वापस से आप उसकी पल्स और ब्रीदिंग चेक करोगे। अगर मिल गई तो क्या करोगे? रिकवरी नहीं मिली तो क्या करोगे? फिर से बार बार 2 मिनट कब तक 2 मिनट चलेगा यार? जब तक हम नहीं जाते। बहुत बढ़िया। 3 कारण होते हैं सीपीआर बंद करने के। एक होता है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए, दूसरा होता है हो सकता है व्यक्ति रिस्पांस ना दे, हो सकता है व्यक्ति रिस्पांस दे दे आपको, और तो पहला क्या होता है कि आप नहीं थक जाए। सीपीआर बहुत थका देने वाला काम होता है, इतना आसान होता नहीं है देना, राइट? लेकिन आप जिस समय थक जाए उस टाइम सीपीआर देना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि कोई तीसरा बंदा दूसरी एम्बुलेंस बुला के सीपीआर स्टार्ट करे। जो समझ में नहीं आया? अरे आपको सीपीआर की जरूरत ना पड़े, राइट? तो कहने का मतलब ऐसा है, इन 3 कारणों के बाद आप सीपीआर देना बंद कर सकते हैं। इतना क्लियर है? समझ में आ गया इतना? ओके। लास्ट बात है सीपीआर के लिए कि सीपीआर कौन नहीं दे सकता? आपके हिसाब से कौन नहीं दे सकता सीपीआर? बोलिए। हार्ट पेशेंट नहीं दे सकता, और कौन नहीं दे सकता? थैंक यू सर। सांसें फूलती है इसके अंदर खुद की भी, तो वो नहीं दे सकता। डायबिटीज वाला दे सकता है अगर दिया जाए तो, उससे थक नहीं जाए तो दे, ऐसे सब सकते हैं, पर अगर थक जाएगा तो रुकना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकली ना दे तो बेटर है। और दूसरा, जिसका हाथ फ्रैक्चर हो सर, कभी हुआ हो? स्वाभाविक सी बात है, अगर आपकी सर्जरी हुई है और सर्जरी की डेट से 4-5 महीने नहीं निकल जाते तब तक आप नहीं दे सकते। एक गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट वुमेन सीपीआर नहीं दे सकती। नीचे घुटने पे बैठना पड़ता है और दबाव देना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर गर्भवती महिला का दिल रुक गया तो आप लोग उसको सीपीआर दे सकते हैं। वो सीपीआर ले सकती है, लेकिन सीपीआर वो खुद दे नहीं सकती है। तो इतने सब चीजों के बीच में आप सीपीआर नहीं दे सकते। हाँ, दूसरा एक है, इसको जोड़ों का दर्द हो, कोहनियों का, घुटने का दर्द है क्योंकि जमीन पे बैठना है, तो वो ना दे सकती, वो नहीं दे सकता सीपीआर। कोशिश जरूर कर सकता है हर कोई, पर अगर नहीं पॉसिबल है तो अवॉइड कीजिए। इतना क्लियर है? तो ये है सीपीआर। तो यहाँ मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर अभी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ेंगे और बैठ सकते हैं। सीपीआर से ज्यादा जोर से देने पे